अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक पुराना क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं इस क्लिप और इस वीडियो का आगाज़ करना चाहती हूँ। हैव अ लुक। ये 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का। साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि नवाज शरीफ ने 100 रुपया भी रिश्वत दी हो। मैं इस्तीफा देकर सियासत में सारी उम्र के लिए मैं रिटायर हो जाऊंगा। जी, तो आपने सुना, नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब मेरे खिलाफ कोई एक 100 रुपए की करप्शन भी साबित कर दे। 5 रुकनी बेंचेस बने, पैनल बने, 11 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट्स आई, मजमूई तौर पे 25,000 सफ़हात पे मुश्तमिल दस्तावेज़ात बतौर सबूत पेश की गई, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर 1 रुपए की करप्शन भी ये लोग साबित नहीं कर सके। और आज उन जजेस के हालात ये हैं कि वो इस्तीफ़े दे देकर ज़लील व ख्वार होके जा रहे हैं और फिर अब ऐलानात किए जा रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। दूसरों को चोर उचक्का कहने वालों के अपने लीडर का नाम जो है वो, उसके ऊपर आपने देखा ही है कि एक मशहूर बरतानवी जरीदे ने जनाब इतनी बड़ी रिपोर्ट शेयर किया है। इसके अलावा एक और बड़े स्कैंडल के अंदर जो जिनसी स्कैंडल है उसमें उनका नाम आ गया है। तो बहरहाल अब ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहली खबर से। तो जनाब वो कहते हैं ना, कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। आप लोगों को पता ही है कि पूरे लाहौर के अंदर जो है वो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन सेफ सिटी कैमरास के थ्रू जो है बहुत सारे जराइम जो हैं उनको रोका जा सकता है और अगर हो भी जाएं तो उनको बेनकाब करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि सेफ सिटी कैमरास जो हैं वो चीज़ों को पकड़ने में बड़ी आसानी देते हैं। और फिर आपने देखा कि कराची के अंदर ये अनाउंस किया गया कि हम भी वहाँ पर जो है वो सेफ सिटी कैमरास लगाएंगे, लेकिन उन सेफ सिटी कैमरास का जो पहला गैर हतमी नतीजा सामने आया है वो बड़ा मज़ेदार है कि कैसे सेफ सिटी कैमरास को उतार के चोर ले गए और फिर चोरा नु पै गए मोर ते मोरा नु पै गए होर। और फिर कैसे जब कहा गया कि जनाब उनको पकड़ा जाएगा और फिर वो चोर कहाँ पे उसको छोड़ के भाग गए। बिलावल हाउस जनाब के करीब ही सेफ सिटी कैमरास का जो अहम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था वो लगा हुआ था और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर चोरी कर लिया गया और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो 6 नवंबर को गायब हुआ। एक हफ्ता गुजरने के बाद जो है उसका कोई सुराग नहीं लग सका। फिर धमकियां दी गई और कहा गया कि जो भी चोर होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और फिर फाइनली डीआईजी साउथ हैं जी असद रजा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है उसको कहाँ से जाके पकड़ा, बिलावल हाउस के घर के साथ ही एक प्लॉट था वहाँ पे गिरा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली चोर लेके गए होंगे, बेचने की कोशिश की होगी, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट सुनी होंगी तो छोड़ के भाग गए होंगे। तो आप अंदाज़ा करें कराची के अंदर मतलब अगर लोगों की हिफाजत के लिए आपको सेफ सिटी कैमरास लगाने पड़े हैं और उन कैमरास को अब चोरों से कौन बचाएगा, अगर वही चोरी हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा कर लें। जनाब एक और बड़ी अहम खबर जो मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि ये जो आसपास की खबरें हैं ये सब तो मैं आपको देती रही, लेकिन ये खबर कैसे निगलेक्ट हो गई तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना बड़ी ज़रूरी है। खबर कुछ इस तरह से कि एफबीआर के अंदर भूंचाल आ गया है और 80 सीनियर अहदेदार जो हैं उनकी यकायक मुल्क गिर तकर्रर और तबादले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपको पता है कि एनसीसीआईए के कितने सारे अफसरान पकड़े गए और इस वक्त भी वो ज़ेर हिरासत हैं और वो डकी भाई वाले केस में रिश्वत के इल्ज़ाम में वो पकड़े गए। हालांकि डकी भाई वाला मामला तो सिर्फ बज़ाहिर आप लोगों को बताया गया, असल हकीकत तो ये थी कि बताया जा रहा है कि ये जो एनसीसीआईए के अफसरान हैं ये बहुत लंबे अरसे से जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे और एजेंसियों ने इनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। डकी भाई वाला केस तो बज़ाहिर एक केस बनाया गया था ताकि जो है इन लोगों को बेनकाब किया जा सके। और अब एफबीआर के अंदर ये जो भूंचाल आया जिसमें 80 सीनियर ओहदेदार जो हैं उनके मुल्क गिर तबादले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर सबसे बड़े जो टैक्स सेंटर्स हैं, कस्टम फॉर्मेशंस के डायरेक्टर्स हैं, जनरल हैं, कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर हैं, मेंबर्स हैं, ये सब तब्दील कर दिए गए हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे बहुत करीबी नेबर्स हैं और कुछ अर्सा पहले जो है यहाँ पे छापा पड़ा था और उनको भी उठा के ले गए थे और 3 महीने अपनी हिरासत में रखा था। उसके बाद उन्होंने आराम से छोड़ दिया था। वो तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में कामयाब हो गए थे, मगर बहुत सारे लोगों की इसलिए भी उनको पकड़ के उठा के ले जाते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती हैं और फिर जो है जो असल बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके खिलाफ जो है वो ये सब कुछ किया जाता है। तो एफबीआर के अंदर भी ये सिलसिला बहरहाल शुरू हो चुका है। आपको ये भी बता दूं कि 11 नवंबर से ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है और वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 80 जो ओहदेदारान हैं उनके इस तरह से तबादले जो है वो हो चुके हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं ज़रूर बताइएगा और मैं चलती हूँ आज की अगली खबर पे।
अच्छा, वो जो खबर मैंने आपको कल दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और इन लोगों ने जो इस्तीफ़े दिए थे और ये मुस्तफ़ी हो गए थे, तो अब महमूद ख़ान अचकज़ई जो हैं, इन्होंने भी एक ट्वीट किया ताज़ा तरीन और इन्हीं दिनों में किया। और उन्होंने कहा कि जी हमने फ़ैसला कर लिया है कि तमाम ममालिक के सफ़ीरों को हम ख़त लिखेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे और उन्हें साफ-साफ बताएँगे कि आपने जो भी मुआहदे इन गैर नुमाइंदा हुकूमत के साथ किए हैं, पाकिस्तान के अवाम को वो कबूल नहीं हैं। आप अपने मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और यहाँ मैंडेट चोरों को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली उन्होंने ऐलाने बगावत कर दिया है पाकिस्तान के साथ। वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से जितने भी पाकिस्तान के साथ अच्छे-अच्छे मुआहदे हो रहे हैं, जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं, हम उन्हें कहेंगे कि आपने ये बड़ा गलत किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि इमरान खान को बचाने के लिए आईएमएफ को इन्होंने खत लिखे थे और पीटीआई वालों ने कहा था कि पाकिस्तान को जो है वो आपने कर्ज नहीं देना ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो ये बेसिकली उसी पैटर्न के ऊपर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आसमान के ऊपर देखा हुआ आप जितनी मर्ज़ी चाँद को थूकें, चाँद को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर गया है। ये जितने भी जजेस जो हैं ये मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उसमें 19 में से 17 जजेस ने उसमें शिरकत कर ली और जो 2 थे जिसमें जस्टिस मुनीब थे और जस्टिस आयशा हैं, वो शरीक नहीं हुई। तो क्या फ़र्क पड़ा? 17 ने तो शिरकत कर ली ना। जो होना था वो हुआ। जितना मर्ज़ी फड्डेबाज़ी कर लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर भी हाथ रखा है, यकीन करें। वरना जो हालात थे इमरान खान के दौर में, मैं सोचती थी कि पता नहीं अब क्या बनेगा। दिन रात सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं होता था। बहरहाल आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में ये फुल कोर्ट जो है इसका इजलास हुआ। 19 में से 17 जो हैं जजेस वो शरीक हुए। 2 जिन्होंने शिरकत नहीं की उनके नाम आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद जो है वो 24 थी और 2 जजेस के इस्तीफे के बाद अब उनकी तादाद जो है वो 22 हो गई है। 3 जजेस के आईनी अदालत में मुंतकिल होने के बाद जजेस की तादाद 19 रह गई। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं उसमें 1980 का जो जामे जायज़ा है मुकम्मल कर लिया गया है और नई तरमीम भी मंजूर हो चुकी हैं और मेयर प्राचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी भी दे दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी को कमेटी ने मुसवदा भी तैयार उनका कर लिया है। तो क्या फ़र्क पड़ा आप बताइए। ये जनाब स्क्रीन के ऊपर आपको पेंट कोट पहने हुए एक शख्स नज़र आ रहा है और सामने आपको स्क्रीन के ऊपर ही एक एफआईआर भी नज़र आ रही होगी। अगर मैं ये एफआईआर रीड करूंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटी सी इसकी डिटेल बता देती हूँ कि इस मकरू शख्स के बारे में। ये सहर अनवर्द हैं जी, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा कि सीएसपी ऑफिसर है जनाब फैज़ मेकन इसका नाम है और सरगोदा में जना बिल जबर का मुकदमा इसके ऊपर किया गया है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इसके मुताबिक इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इसने जनाब एक लड़की को डीसी ऑफिस ले जाकर वहाँ ज़मीन की सेटलमेंट के बारे में बात की। वो लड़की थी, उसका ज़मीन का कोई मसला था, वो इसके पास आई थी और इसने जनाब क्या किया कि ज़मीन की सेटलमेंट पे बात की। फिर उसके बाद वहाँ से ये इसको अपने मुलाजिम के घर लेके गया। मुलाजिम के घर ले जाकर वहाँ कमरे में, मुलाजिम के कमरे में ले जाकर इस शख्स ने उस लड़की के साथ ज़्यादती की और जब उस लड़की की हालत जो है वो शदीद ख़राब हुई और गैर हुई तो ये शख्स उसको छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गया। और जनाब लोग जो हैं इसके ऊपर शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसको संसार किया जाए। समझ से बाहर है कि ये जिनसियत जो है ये लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा क्यों तारी हो चुकी है कि इनसे मतलब मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहरहाल ऐसे जो लोग होते हैं, जो अक्सर थानों में भी आपने देखा होगा, लड़कियां बेचारी जाती हैं और उनके साथ भी ये ज़लालत होती है। इससे पहले एनसीसीआई के जो अफसरान गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी तो यही ज़लालत की थी कि जिन लड़कियों के वीडियोस जिनसी वीडियोस लीक होते थे वो बेचारी मदद के लिए वहाँ जाती थी तो उल्टा उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनसे पैसा लिया जाता था कि जनाब आपके वीडियोज़ जो हैं वायरल हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो अब सोचे ना कि कितना जुल्म है उन खवातीन के साथ जिनको बुला कर या उनके ज़मीन के मसले हैं, उनके ऑफिस के मसले हैं, वो बेचारी मदद के लिए जाती हैं और उनके साथ जाकर ये सलूक किया जाता है। जनाब अली, इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर कर लेती हूँ और ख़बर कुछ इस तरह से है कि अज़मा बुखारी जो हैं, आपको पता ही है कि वो मुद्दई हैं और सनम जावेद और फ़लक जावेद के ऊपर उन्होंने केस किया हुआ है। फ़लक जावेद के बारे में अज़मा बुखारी का कहना यह है कि फ़लक जावेद ने उनके नाजेबा वीडियोस बना के लीक किए थे जो कि एआई जनरेटेड थे, जो अज़मा बुखारी के नहीं थे। जबकि जो फ़लक जावेद हैं वो अपनी सफाई में ये कहती है कि वो सबसे पहले मैंने लीक नहीं किए थे, उनके पास कहीं से आए थे। अब जनाब मामला कुछ इस तरह से है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब जो अज़मा बुखारी हैं, इन्होंने सनम जावेद के जो वालिद हैं उनके ऊपर भी केस कर दिया है, उनको भी नोटिस भिजवा दिया क्योंकि उनके वालिद का मुंह भी इतना गंदा है
کہ جب وہ کھولتے ہیں تو منہ سے غلاظت بکتے ہیں. اور ان کے والد صاحب نے ازما بخاری کے بارے میں پھر سے گندی باتیں کیں، جس کے بعد ازما بخاری نے کہا کہ جناب اب میری بس ہو چکی ہے. اور ان کے والد نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مجھے معافی تلافی کرنے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ میری بیٹیوں کو معاف کر دیں، میری بیٹیاں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اور اب انہوں نے خود اپنے منہ سے اس طرح کی بکواس جو ہے وہ کی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں خود ہی سن لیجیے. صنم جاوید اور فلک جاوید صاحب کے والد صاحب ہیں. ان کی زبان ملاحظہ کریں کیا ہے. اور میں آج آپ کو، میں ان کے اوپر نا جان بوجھ کے بات نہیں کرتی تھی. ان کی والدہ نے بھی بہت کچھ میرے بارے میں فرمایا تھا. میں نے کہا بزرگ خاتون ہے، میں نے اس کو لیٹ گو کیا. ابھی پچھلے ہفتے میرا بھائی، میرا وکیل ہے اس کیس کے اندر، میرے بھائی کے ساتھ ان موصوف نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بیگم کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے بے عزت کرا دیا، میری اولاد میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری بیوی میری سنتی نہیں ہے، مجھے کوئی معافی تلافی کا سوچیں. مجھے میسج بھجوایا گیا کہ معافی تلافی کا سوچیں. دوسری طرف وہ میرے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ ان کو اب ثابت کرنی چاہیے. تو میں ایک نوٹس ان کو بھجوا رہی ہوں. جو میں نے ریسٹرین کا مظاہرہ جتنا کرنا تھا حد سے زیادہ میں نے کیا. ان کو، ان بزرگ کو دیکھ کے جو ترلے کر رہے تھے میرے بھائی کے ساتھ معافی تلافی کی، وہ ان کی بیگم صاحبہ کو میں نے بہت وہ کیا. لیکن میرا خیال ہے میں نے پوچھا ہے، جمعے کو شاید میرا کیس بھی لگا ہوا ہے دوبارہ چیف صاحبہ کی کورٹ میں. میں نے اپنے وکیل کو کہا ہے کہ وہاں پر بھی چیف صاحبہ کے ساتھ یہ ٹیک اپ کریں، ان کو پوچھیں کہ اب میرے پاس کیا حل ہے. ان کو اگر ان کے اوپر قانونی جو ہے وہ کارروائی کروں تو مظلومیت کارڈ، اس کے بعد بزرگ کارڈ، پھر پتہ نہیں کون یہ بزرگ یہ زبان استعمال کرتے ہیں. میں نے آج تک ان کی بیٹیوں کے کریکٹر کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی، جن کے بارے میں دنیا بات کرتی ہے. اور میرے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے. دعا کر سکتی ہوں. لیکن اب نوٹس بھی دوں گی چونکہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات اب یہ موصوف آ کے ثابت کریں گے. ورنہ اب یہ بھی پھر اب بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ جیل یاترا کر لیں. بیکاز میں اس سے زیادہ برداشت میرے اندر نہیں ہے. بہت ہو گیا. اناف از اناف. جی تو ازما بخاری کا بیان آپ نے سن لیا. یہ جو شخص ہے ملون گندا شخص، یقین کریں یہ صنم جاوید اور فلک جاوید کا باپ، ویسے تو یہ خود کو کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سپورٹرز ہیں. اس نے جناب کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ازما بخاری کے کیریکٹر کے اوپر بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے آفس فیصل ٹاؤن میں کیا کچھ کرتی رہی ہے. ازما بخاری کی تربیت اگر ہوتی، مطلب فیصل ٹاؤن میں کیا کچھ کرتی رہی ہیں، اب ظاہری بات ہے ان کو جا کے خود ہی ثابت کرنا پڑے گا. تو جناب علی، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ چلی جاؤں، میں آپ کو ایک اور بیچ میں ایک شارٹ نیوز دے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے استعفے دے دیے تھے. تو اب اس کے بعد ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا ہیں، انہوں نے بھی فائنلی اپنے استعفے دے دیے ہیں. اور وہ کیا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اندر ہی اندر اب ایک نئی کھچڑی پکنے جا رہی ہے. ایک طرف اچھغزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے اور پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کریں گے، جو معاہدے ہو رہے ہیں ان کو روکیں گے. دوسری طرف یہ استعفے دے رہے ہیں. میرے خیال سے سڑکوں پہ آنے کا پلان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ انسان تب آگے کامیاب ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بیرونی قوت ان کے ساتھ ہوگی بھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. جناب اس کے ساتھ ہی میں نے دو اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. دونوں ہی دکھ بھری نیوز ہیں، اور دونوں سے مجھے بڑی تکلیف اس لیے پہنچی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بڑی ضرورت تھی. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے ایک سال میں اتنی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے ان ایریاز کے اندر کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کلاؤڈ بسٹ ہوئے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں، جس کی وجہ سے لوگ گھبرا کے ان ایریاز میں اب جا نہیں رہے. میں بھی انہی میں سے ایک ہوں جو ہر سال اس طرح کے ایریاز میں جاتی ہوں، اور لاسٹ سپٹمبر میں نے ابھی یہ جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکی انہی چیزوں کی وجہ سے. اور اب جو ہے دو ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں، دونوں ہی دل دہلا دینے والے ہیں، دونوں ہی ناردرن ایریاز کے ہیں. ایک تو جناب چائنا کی ویڈیو اور دوسری چلاس کی ویڈیو ہے. چائنا کے اندر جناب ٹریفک کے لیے کھولے جانے والا پل تھا جو کہ چائنا نے بڑی محنت سے بنایا تھا جناب پہاڑوں کے درمیان، اور بیجنگ کے اندر یہ جب پل جو ہے کھلا ہے ٹریفک کے لیے، تو چین کا یہ صوبہ ہے سچوان، وہاں پہ 758 میٹر یہ لمبا پل تھا جس پہ حادثہ ہوا، اور یہ سارا کا سارا پل جو ہے یہ تباہ و برباد ہو گیا. اور بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اس پل کی جو بنیادیں ہیں وہ نیچے سے ساری ٹوٹ گئیں، اور اتنا زیادہ جو نقصان ہے وہ ہوا. اور دوسری طرف ایک ویڈیو منظر عام پر آ رہا ہے جہاں پر جناب چلاس جو کہ گلگت بلتستان کا مین ہب ہے، مین ایریا ہے،
गिलगित में जाने के लिए भी आपको चल्लास से गुजर के जाना पड़ता है और नारान से गुजर के भी आपको आगे चल्लास जाना पड़ता है, फिर ही जाकर आप गिलगित, हुंजा और इन चीज़ों को टच कर पाते हैं। तो चल्लास में शाहराह कराकरम के ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई है, 6 गाड़ियां जो है वो मलबे तले दब गई और 2 दरिया के अंदर जाके गिरी और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और तर्जुमान GB गवर्नमेंट जो है उन्होंने नोटिस लेते हुए रेस्क्यू का अमल तेज़ करने की हिदायत की है, लेकिन यकीन करें कि इस तरह के वाक़यात की वजह से लोग फिर डर जाते हैं और वो इस तरह के एरियाज़ में जाने से गुरेज करते हैं। अच्छा जी, अब एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। आजकल नौसरबाज जो हैं उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। पिछले दिनों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू करके आपका बैंकर बन के बैंक से कॉल करके कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के ये लोग कॉल्स करते थे। अब ये लोग घरों तक आन पहुँचे हैं। ये रावलपिंडी का थाना सादकाबाद है, वहाँ पे नौजरबाज जो हैं वो सरगर्म हुए हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप सब लोग बच जाएं। ये करते क्या हैं कि पुलिस के स्पेशल ब्रांच के अहलकार के तौर पे अपने आप को जाहिर करते हैं, घर घर दरवाज़ा खटखटाते हैं और शहरियों से कहते हैं कि हम फलाही चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और फ़ी घर जो है वो 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक डिमांड करते हैं। इनके हाथ में ब्रोशर्स भी होते हैं। अच्छा, कल मेरे साथ भी इस तरह की एक चीज़ पेश आई है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं। हाँ, मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मेरे घर के बाहर जब ये लोग आए थे तो मुझे इनका वीडियो बनाना चाहिए था। वहाँ पर ये अपने आप को पिज़्ज़ा शॉप का कोई पिज़्ज़ा की ब्रांच का बता रहे थे और कह रहे थे कि हम कार्ड्स बना रहे हैं और फ़ी घर जो है हम 500 रुपया ले रहे हैं। फिर जब मैंने उनको जानबूझ के कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप 200 दे दें। यानी वो 200 पे भी राज़ी हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे समझ आ गई थी कि ये कोई फ्रॉड कर रहे हैं। तो मुझे खैर उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए था। पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक ऑडियो भी शेयर किया था जहाँ पर मुझे कॉल आई थी और मुझे कॉल करके ये कहा गया था कि हमने आपकी जो तालीमी असनाद हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आए हुए हैं और अपने घर का एड्रेस बताएं और साथ में जो है मुझे कहा गया कि हम आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज रहे हैं, आपने उसको येस करना है। तो डेटा सारा जो है ना वो सारा चोरी करने का प्लान था और मेरे फ़ोन को हैक करने का एक वो प्लान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी समझ में आ गया और मैं उनके फ्रॉड में और उस चीज़ में नहीं आई। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। वारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।